वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई 36 मुझे गिनती आती है, वो तो कभी कभी सही और करेक्ट हो जाता है। खैर ये मूवी कल ही Z5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक कॉमेडी सस्पेंस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो कहानी सिंपल है, सीधी सादी है, लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है। अब न्यू है इसलिए मैं ये मूवी आपके सामने लेकर आया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं कि कुछ लोग चोरी जरूरत के लिए करते हैं, कुछ लोग लालच में आकर। और एक्चुअली इस मूवी की कहानी पहले लॉकडाउन में चलती है। खैर मुंबई के बाहर 36 फार्म हाउस नाम का एक बड़ा सा घर होता है, जहाँ पर रात को एडवोकेट प्रतीक नाम का एक बंदा इस घर में आता है। पहले प्रतीक रौनक नाम के एक बंदे से मुलाकात करता है। रौनक से कहने लगता है कि सर मैं आपकी माताश्री से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने वील नामे में ये फार्म हाउस और आसपास की सारी जमीन आपके नाम कर दी है। हालांकि उनके 2 और बेटे हैं, ये प्रॉपर्टी उनके भी नाम होना चाहिए। इसीलिए मेरे बॉस ने आपकी माता से मिलने के लिए भेजा और आपने अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करके ये वसीयत लिखवाई। ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी मनमानी रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन रौनक प्रतीक को अपनी माँ से मिलने नहीं देता। रौनक समझने लगता है कि प्रतीक को इसके भाइयों ने यहाँ पर भेजा। सो रौनक और प्रतीक के बीच हाथापाई होती है। रौनक प्रतीक को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है और उसी फार्म हाउस में एक बड़ा सा कुआं होता है। रौनक प्रतीक को मार के उस कुएं में फेंक देता है। खैर अब ऑफकोर्स मुंबई में भी लॉकडाउन होता है। काफी सारे मजदूर एम्प्लॉयज अपने अपने घर शहरों को लौटते रहते हैं। याद है ना वो दिन आपको? खैर इसी दरमियान में एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है हैरी या हरी। ऐसा क्यों कहा आपको आगे पता चलेगा। हरी भी लिफ्ट मांगते हुए बस के थ्रू, कार के थ्रू अपने गांव लौटते रहता है। गांव में रहकर हरी की सिस्टर लाली हरी को कॉल करती है, इसके बारे में पूछने लगती है, इसके फादर के बारे में पूछने लगती है। हरी अपने बारे में बताता है लेकिन इसके फादर के बारे में कोई अता पता नहीं। उसके बाद हरी के फादर का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है जयप्रकाश और फिलहाल जेपी भी किसी ट्रक को पकड़कर अपने गांव लौटता रहता है। रास्ते में इसको सुसु आती है, जयप्रकाश सुसु करता है। इसी दरमियान में वो ट्रक वहाँ से चली जाती है। बेचारा अकेला खड़ा रह जाता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। जयप्रकाश इस गाड़ी को रोकने लगता है और उस गाड़ी में एक औरत होती है जिसका नाम होता है बेन्नी। जेपी बेन्नी को लिफ्ट मांगने लगता है कि इसको थोड़ी दूर छोड़ दे। अब चूंकि कोरोना का टाइम है, बेन्नी नहीं मानती, लेकिन जेपी बेन्नी से जिद करने लगता है कि ये एक बावर्ची है, लॉकडाउन के दौरान ये वापस अपने गांव लौट रहा है। तब जाके बेन्नी जेपी को अपने कार में बिठा लेती है और इससे पूछने लगती है क्या तुम सच में कुक हो? जेपी एक लिस्ट बताने लगता है कि इसको कौन कौन से पकवान आते हैं। बेन्नी कहने लगती है क्या तुम हमारे फार्म हाउस में काम करोगे, लेकिन एक शर्त है, आगे पीछे कोई भी होना नहीं चाहिए। सो जेपी बेन्नी से झूठ कहने लगता है कि आई एम स्टिल सिंगल। सो बेन्नी जेपी को लेकर रौनक के पास जाती है, जेपी के बारे में बताने लगती है और इसी तरह रौनक जेपी को उसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तो बेचारा जेपी पापी पेट का सवाल है। रौनक से झूठ कहने लगता है कि ये फिलहाल बैचलर ही है और सैंपल के तौर पर रौनक को एक सूप बना के देता है, जो रौनक इसे पीकर इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद रौनक यही सूप ले जाकर अपनी माँ को देता है। सारे घर वाले इसको ग्रैनी ही बुलाते हैं। खैर ग्रैनी रौनक से पूछने लगती है कि कल एक वकील मुझसे मिलने आने वाला था, क्या वो आया था? रौनक कहने लगता है हाँ माँ आया था, वो कुछ पेपर्स लेकर आया था और आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा कि माँ सो रही है, आप दूसरे दिन आ जाओ, तो वो वकील वहाँ से चला गया। और इसी तरह रौनक की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि रौनक के 2 और भाई है, गजेंद्र और वीरेंद्र। कहने के लिए सिर्फ ये तीनों भाई है, लेकिन ये तीनों दुश्मन है। लेकिन ये बात ग्रैनी को पसंद नहीं। कौन माँ चाहेगी कि भाई भाई लड़े? और इसी तरह रौनक जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया था वो फ्लॉप हो चुका था। खैर वही दूसरी तरफ जयप्रकाश की बीवी अपनी बेटी को कॉल करती है। मतलब उस वक्त जयप्रकाश की बीवी भी किसी दूसरे गाँव में होती है और जयप्रकाश के बारे में पूछने लगती है। लाली अपने भाई हरी को कॉल करके अपने पापा का पता कर लेती है। रात होने के बाद जेपी चोरी चुपके अपनी बेटी को कॉल करता है, अपने बारे में बताता है। उसके बाद अपनी बीवी को कॉल करता है। उसके बाद वो हरी को भी कॉल करता है कि फिलहाल किसी फार्म हाउस में है, काम कर रहा है, कुछ पैसे इकट्ठा करके वो गाँव लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ रौनक उस कुएं के पास आकर ये सोचने लगता है कि उस वकील की लाश का क्या करे। और उसी तरह रौनक अपने माँ की बातों को याद करने लगता है। एक दिन इसकी माँ वीलनामा लिखने से पहले रौनक से ये कहा था, मैं इस सारी जायदाद को तुम्हारे नाम करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम अपने गिरे हुए बिजनेस को उठाना होगा, तभी ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो सकती है। तुम्हारे भाइयों के पास देखो सब कुछ है। मतलब रौनक की माँ ने अभी तक रौनक के नाम पर
ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी। तभी उसी वक्त एक पुलिस वाला रौनक को कॉल करता है और एडवोकेट प्रतीक के बारे में पूछने लगता है। रौनक कहने लगता है, हाँ, एक दिन प्रतीक मेरे पास आया था कुछ पेपर्स लेकर, लेकिन उस वक्त मेरी माँ सो रही थी, मैंने उसको वापस भेज दिया। ऐसा झूठ कह देता है। तभी उसी वक्त जेपी भी अपनी फैमिली से बात करते हुए वहाँ पर टहल रहा होता है। रौनक जेपी को देख लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, अब तुम किससे बात कर रहे हो। जेपी बहाना बनाने लगता है, अरे सर, मेरे पुराने बॉस से, उसने अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं दी। और एक्चुअली रौनक बहुत ही घमंडी और खड़ूस किस्म का इंसान होता है। जयप्रकाश को इस कुएं के पास भटकने से मना कर देता है, उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। खैर दूसरे दिन जब जेपी बेन्नी को ढूंढ रहा होता है ये पूछने के लिए कि आज खाने में क्या पकाना है, उस वक्त बेन्नी ग्रैनी के कमरे से कुछ गहने चुरा रही होती है। ये चीज जेपी देख लेता है। बेन्नी जेपी से कहने लगती है कि मैं 10 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, कभी भी मुझे चोरी करने का इरादा नहीं हुआ, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए चोरी कर रही हूँ, उसे स्कॉलरशिप आई है। सो जेपी भी इस बात को छुपा देता है, इसका पार्टनर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हरी किसी बस में चढ़ रहा होता है, वो बस फिल हो चुकी होती है। पुलिस वाला हरी को उस बस में चढ़ने नहीं देता। उसके बाद जब हरी दूसरी बस का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम है, क्या नाम है तेरा? हाँ, अंतरा हरी को देखकर इसे पहचान लेती है। एक्चुअली हरी एक टेलर होता है, अंतरा एक फैशन डिजाइनर। ये दोनों वही आसपास काम कर रहे थे। सो अंतरा हरी को देखकर पहचान लिया। सो इसी बातों में हरी कहने लगता है कि अगर आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी। थोड़ी देर बाद अंतरा 36 फार्म हाउस आती है और एक्चुअली ग्रैनी अंतरा की नानी होती है और रौनक इसका मामा। अब लॉकडाउन के कारण सारा सब कुछ बंद हो चुका है, इसीलिए अंतरा भी अपना सारा सब कुछ छोड़ के अपनी नानी के पास आ गई। और यहाँ पर आते आते अंतरा अपने मास्टर जी को भी साथ लाई है और वो मास्टर जी और कोई नहीं, हैरी होता है। मतलब अंतरा हरी को एज ए हैरी की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जेपी देख रहा होता है। इसके बेटे को यहाँ पर देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अंतरा अपनी नानी से परमिशन मांगने लगती है कि हरी इसके काम में हाथ बटाएगा, इसलिए हरी को यहाँ पर लाई है। तो ग्रैनी इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन रौनक बाहर के लोगों को पसंद नहीं करता, तो यह हरी को भी उतना पसंद नहीं करता। इस तरफ बेनी जेपी से कहने लगती है, अरे जेपी, अब तो अंतरा बेबी भी ग्रैनी के कमरे में रहने के लिए आ गई, अब हम कैसे चोरी करेंगे। लेकिन जेपी को अपने बेटे के बारे में फिक्र होती है। उसके बाद जब लंच का वक्त होता है, अंतरा हरी को भी डाइनिंग टेबल पर बुलाती है, लेकिन रौनक को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि फैमिली मेंबर्स ही डाइनिंग टेबल पर बैठ सकते हैं। अंतरा अपने मामा से कहने लगती है कि मामा जी, हरी कोई नौकर नहीं है, ही इज ए डिजाइनर आर्टिस्ट और मेरे काम में हाथ बटाने के लिए आया है। सो ग्रैनी भी इसकी परमिशन दे देती है। हरी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जेपी कुछ खाने पीने की चीजें लेकर वहाँ पर आता है और अपना मुंह छुपाते हुए सारे लोगों को सर्व करने लगता है। इसी दौरान हरी अपने बाप का चेहरा देख लेता है। उसके बाद क्या था, इसके होश उड़ जाते हैं। और जब हरी को ये बात पता चलती है कि जेपी स्टिल बैचलर है, ये तो बेचारा खास नहीं लगता है। खैर लंच वगैरह होने के बाद जेपी अपने बेटे हरी के पास आता है। हरी अपने फादर से कहने लगता है कि आप फौरन अपना बोरिया बिस्तर बांध के फौरन गांव निकल जाओ, क्योंकि माँ और बहन आपको लेकर बहुत परेशान है। वहाँ पर जाके उनकी देखभाल करो। मैं यहाँ पर कुछ काम वाम करके पैसे इकट्ठा करके वापस गाँव लौटूंगा, सारे कर्जे चुका दूंगा। इस तरह से बाप बेटे ये दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर अंतरा आती है। अंतरा को देखकर ये दोनों अपनी बात को डाइवर्ट कर लेते हैं। इस तरफ रौनक उस कुएं को ढक देता है ताकि किसी को शक वक ना हो। तभी उस फार्म हाउस के पास एक कांस्टेबल आता है। रौनक के सेक्रेटरी से कुछ पूछताछ करता है। कांस्टेबल जाने के बाद रौनक अपने सेक्रेटरी से यही पूछने लगता है कि वो पुलिस वाला क्यों आया था। और एक्चुअली यहाँ पर बात ये है कि उस दिन रात प्रतीक एक कार में आया था और सुबह होने के बाद वो कार फार्म हाउस के बाहर नहीं थी। थोड़ी देर बाद रौनक का छोटा भाई गजेंद्र रौनक को कॉल करता है और इससे कहने लगता है, देखिए बड़े भाई, आपके करतूतों की वजह से पुलिस हमें परेशान कर रही है। अगर आपने प्रतीक को मारा है तो कबूल कर लीजिए ना, पुलिस को बता दीजिए कि उसकी लाश को आपने कहां पर ठिकाने लगाया है। ऐसे हमें परेशान मत कीजिए और माँ को इमोशनल ब्लैकमेल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। रौनक कहने लगता है, देखो, अगर मैं प्रतीक को मरवा सकता हूँ तो तुम्हें भी मरवा सकता हूँ, बेफिजूल के इल्जाम मुझ पर मत डालो। यह सुनने के बाद गजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो रौनक को लान तान देने लगता है। जैसे रौनक का बिजनेस फ्लॉप हो गया, शादी की, इसकी शादी भी फ्लॉप हो गई, इसके बच्चे
इसको नफरत कर रहे हैं। हर कैटेगरी में रौनक लूजर है, लूजर। दूसरे दिन सुबह अंतरा हरी को अपने फैमिली के बारे में बताती रहती है कि इसके 3 मामा है। गजेंद्र के पास बहुत पैसा है, वीरेंद्र जोरी के गुलाम है और उसकी वाइफ का नाम है मिथिका। आप रौनक मामा से तो तुम मिल चुके हो। उसके बाद हरी अंतरा से उसके माँ बाप के बारे में पूछने लगता है। अंतरा बताने लगती है कि अंतरा के माँ बाप के बीच कुछ जमती नहीं थी। अंतरा की माँ ने अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे बंदे से शादी कर ली, यूएस चली गई। कुछ दिन अंतरा के फादर ने अंतरा के खर्चे उठाने लगा। उसके बाद वो भी शादी कर लिया और अब इसकी नानी ही इसकी देखरेख कर रही है। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर रौनक आता है। हरी को डांटने लगता है कि तुम नौकर हो, नौकर ही की तरह रहो, और उसी तरह वो अंतरा को भी डांटने लगता है कि किसी ऐरे गहरे को घर में लाने की क्या जरूरत थी। यह सुनने के बाद बेचारा हरी बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन अंतरा हरी के पास जाकर उसे मनवा लेती है। उसी रात वीरेंद्र की वाइफ मिथिका रौनक को कॉल करती है और पुलिस ने मिथिका को भी कॉल किया था। मिथिका भी रौनक से यही कहने लगती है, अरे भाई साहब, अगर आपने कत्ल किया है तो कबूल कर लीजिए ना। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि पास्ट में इन दोनों का रिलेशनशिप था। खैर कुछ बातें करने के बाद मिथिका रौनक से कहने लगती है, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद फार्म हाउस आऊंगी, तब देखते हैं आप कौन सी बातों को छुपाओगे। खैर दूसरे दिन रात को पुलिस वाले फार्म हाउस आते हैं फार्म हाउस की चेकिंग करने के लिए, क्योंकि एक लॉयर मिस हो चुका है। वहाँ का वॉचमैन फौरन ग्रैनी को कॉल करके यही बात बताता है। यह सुनने के बाद ग्रैनी की तबीयत और बिगड़ जाती है, उसे पैनिक अटैक आता है। इस तरफ पुलिस वाले उस कुएं में भी तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि प्रतीक की लाश उस कुएं में मौजूद नहीं होती। उस कुएं में तो क्या, फार्म हाउस के आसपास कोई भी लाश नजर नहीं आती। पुलिस वाला जाते जाते रौनक को वार्निंग देके जाता है कि रौनक सर, फिलहाल तो अब हम जा रहे हैं, लेकिन पूरा शक आप पर ही है, हम दोबारा लौट कर आएंगे। उसके बाद ग्रैनी के डॉक्टर वीडियो कॉल करके उन सारे लोगों को डांटने लगता है कि ऐसी हालत में ग्रैनी की तबीयत बिगड़ना और खतरनाक हो सकता है। सो अंतरा अपने नानी की हेल्थ की जिम्मेदारी लेने की बात करती है। इस तरफ पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि प्रतीक जिस गाड़ी को लेकर फार्म हाउस गया था वो गाड़ी प्रतीक की नहीं थी, वो गाड़ी किसी और की थी। और सुबह होने के बाद वॉचमैन का ये कहना था कि वो गाड़ी फार्म हाउस के पास नहीं थी। खैर 2 या 3 दिन के बाद मिथिका ग्रैनी के पास आती है, मतलब अपने सासू माँ के पास, और मिथिका रौनक के खिलाफ अपने सासू माँ को भड़काने लगती है कि माँ, मैंने सुना है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और पुलिस वालों का शक रौनक भाई साहब पर है कि रौनक भाई साहब ने एक वकील का कत्ल किया। क्या आप ऐसे हालत में ये सारी जायदाद रौनक के नाम करेंगे? एक माँ होने की हैसियत से सारी प्रॉपर्टी इक्वल में बंटनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक नया वीलनामा तैयार कर लिया है, ये लीजिए माँ। ऐसा कहकर एक नया वीलनामा ग्रैनी को देती है। ग्रैनी कहने लगती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। और इसी तरह कल या परसों ग्रैनी का बर्थडे भी है। खैर मिथिका अपनी सास से मिलने के बाद वो रौनक के पास आती है और 7 साल पहले इन दोनों ने गोवा गए थे, वहाँ पर कांडवान किया था। यह बात बताकर मिथिका रौनक को ब्लैकमेल करने लगती है। और इसी बातों के दरमियान मिथिका रौनक से ये भी कहने लगती है कि आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। तो रौनक भी इसके लिए हाँ कह देता है। दूसरे दिन पुलिस वालों को एक कार पाई जाती है जो फार्म हाउस के थोड़ी दूरी पर होती है, लेकिन इस कार में एक भी बंदा नहीं होता। फॉरेंसिक टीम वाले इस कार को चेक करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को यह बात बताते हैं कि इस कार में 2 लोग थे। इस तरफ फार्म हाउस में हरी को यह बात पता चलती है कि ग्रैनी अपना बर्थडे मनाना नहीं चाहती, तो हैरी ग्रैनी के पास जाता है। ग्रैनी के साथ कुछ इमोशनल बातें करने लगता है कि आपके हस्बैंड इतने स्ट्रॉन्ग थे और जब आप जवानी में थे आप भी उतने ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आप अपने बच्चों की वजह से इतनी वीक क्यों हो गई? आप सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों है? आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। आप अपने बर्थडे के दिन अपने पोता पोती से मुलाकात कीजिए, अपना फैसला सुनाइए। खैर हैरी की बातें सुनने के बाद ग्रैनी अपना बर्थडे मनाने के लिए राजी हो जाती है। इस तरफ बेन्नी और जेपी ये दोनों ग्रैनी के कमरे में आकर कुछ गहनों को चुराने की कोशिश करते रहते हैं। तभी उस फार्म हाउस की एक वर्कर जेपी को तलाशते हुए जेपी को बुलाने लगती है और जेपी से कहने लगती है कि आपसे मिलने के लिए कोई औरत आई है और कह रही है कि वो आपकी बीवी है। यह सुनने के बाद जेपी और बेन्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद जेपी फौरन फार्म हाउस के बाहर जाता है। एक छोटे से कमरे में इसकी वाइफ होती है। इसकी वाइफ को समझाने लगता है कि यहाँ पर रहकर नाटक कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तभी वहाँ पर हैरी अपने फेस पर मास्क पहनकर डॉक्टर बन के आता है। हैरी की माँ हैरी को पहचान नहीं पाती। खैर अब हैरी की माँ को यहाँ पर छुपना था। सो हैरी अपनी माँ से कहने लगता है कि आप बाहर से आई हो ना, 24 आवर्स यहाँ पर आपको क्वारंटीन रहना चाहिए।
ऐसा कहकर हैरी अपने माँ बाप को वहीं पर बंद करके अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेनी ग्रैनी का एक गहना चुराकर अपने घर वापस लौटने लगती है, ये बहाना बनाकर कि इसके बेटे को कोविड हुआ है। खैर दूसरे दिन ग्रैनी का बर्थडे होता है। ग्रैनी के रिश्तेदार वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रैनी की पार्टी को अटेंड करते हैं और इसी तरह ग्रैनी के जो करीबी लोग होते हैं वो इस पार्टी में शामिल होते हैं। केक काटने से पहले ग्रैनी अपने रिश्तेदारों को एक बहुत ही लंबा स्पीच देने लगती है और इसी तरह ये भी कहने लगती है कि आज मैं मेरे बच्चों को इक्वल से ये प्रॉपर्टी बांटने वाली हूँ। इसी पार्टी के दौरान हैरी यहाँ से जाने लगता है। हैरी को बाहर जाता हुआ अंतरा देख लेती है। हैरी बताने लगता है कि अब फिलहाल इसका फादर प्रॉब्लम में है, इसका फादर और कोई नहीं जयप्रकाश है। अंतरा कहने लगती है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है, जब तुम लोग एक दूसरे में खुसुर फुसुर कर रहे थे तभी मुझे ये बात पता चल चुकी थी। खैर जाओ तुम जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले फार्म हाउस आते हैं। रौनक इन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर रौनक से कहने लगता है कि सर हम लोग आपको ही गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और इसी तरह वो पुलिस ऑफिसर ग्रैनी को जो असल स्टोरी है वो बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले एडवोकेट प्रतीक नाम का एक बंदा फार्म हाउस आया था, रौनक से मुलाकात किया, इन दोनों की बीच हाथापाई हुई। रौनक ने प्रतीक को कुएं में फेंक दिया, लेकिन प्रतीक जिंदा था, वो वहाँ से बच निकला। और जब पुलिस वाले कुएं में लाश की तलाशी कर रहे थे, उस कुएं में प्रतीक का मास्क मिला और एक्चुअली प्रतीक को यहाँ पर लाने वाला गजेंद्र है। यह सुनने के बाद गजेंद्र कहने लगता है ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब। पुलिस वाला कहने लगता है हम आपको भी गिरफ्तार कर रहे हैं गजेंद्र जी, क्योंकि प्रतीक को यहाँ पर लाने वाला गजेंद्र है। लेकिन गजेंद्र ने अपनी कार का इस्तेमाल नहीं किया, अपने कंपनी के एक एम्प्लॉय की कार का इस्तेमाल किया। लॉकडाउन की वजह से वो एम्प्लॉय अपनी कार को वहीं पर छोड़ के गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है, मतलब पुलिस के पास इसका सबूत भी है। खैर जब प्रतीक जख्मी हालत में गजेंद्र के पास आया, गजेंद्र ने सोच लिया था कि प्रतीक को हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन तभी गजेंद्र के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। प्रतीक को वो मार दिया ताकि इसके कत्ल का इल्जाम रौनक पर पड़े। प्रतीक की लाश को नाले में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद सफाई करने वाले वर्कर्स को प्रतीक की लाश नजर आई। यह स्टोरी सुनने के बाद मिथिका इंस्पेक्टर को रोकने लगती है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि मिथिका जी आपको भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि जब गजेंद्र ने ये कांड किया था, गजेंद्र ये बात मिथिका को बताई और इन दोनों ने एक प्लान बनाकर एक नया वीलनामा तैयार किया। मिथिका अपने सासू माँ के पास गई, वो वीलनामा दिया, मतलब धोखाधड़ी से साइन लेने की कोशिश की। फाइनली हमको ये बात पता चलती है कि पुलिस को यहाँ पर बुलाने वाली और कोई नहीं, ग्रैनी ही थी। पुलिस वाले उन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरफ जेपी, उसका बेटा, उसकी वाइफ ट्रक में बैठकर अपने गांव जा रहे होते हैं। बातों ही बातों में जेपी कुछ गहने निकालकर अपनी वाइफ को, अपने बेटे को दिखाता है जो इसने उस फार्म हाउस में चुराए थे। जेपी की वाइफ पूछने लगती है क्या तुमने चोरी की? जेपी कहने लगता है अरे कुछ लोग जरूरत के लिए चोरी करते हैं, कुछ लोग लालच में आकर। देखा ना वो उस घर की हालत। उसके बाद सीन फिर से 5 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हैरी अपने खेतों में काम करता रहता है। तभी अंतरा हैरी को कॉल करके ये न्यूज बताती है कि ग्रैनी अब इस दुनिया में नहीं रही और ग्रैनी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक चैरिटेबल को लिख दी है और उस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये काम है कि वो मजदूरों को घर बना के दे। अंतरा हैरी को अपने पास बुलाती है इस काम में हाथ बटाने के लिए। सो हैरी दोबारा फार्म हाउस चला जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।